जी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अशोक नहीं, अब तो वानखेड़े वो जी, लीडरशिप भी चलेगी। अशोक वानखेड़े जी, आज मैं पढ़ रहा था राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए दिलचस्प किस्सों के बारे में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल को राष्ट्रपति बनाने के लिए वो एकदम जिद पे अड़ गए थे। क्योंकि जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने कहा कि अरे भाई ये सब काम मत कीजिए, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारी फेरबदल इमरजेंसी में हुआ है उसे ठीक कराना है, कोई जानकार आदमी चाहिए। तब जाकर के नीलम संजीव रेड्डी का नाम फाइनल किया गया, जो उस वक्त लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या और वो मौजूदा दौर निर्विरोध में हुए थे। जी, और वो निर्विरोध चुने गए थे। मौजूदा दौर में जिस प्रकार की कार्यशैली नरेंद्र मोदी की रही है कि वो सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की उस परंपरा का पालन करते हुए आपको दिख सकते हैं जिस परंपरा का पालन 2017 में उन्होंने किया था और एक सरप्राइज दिया था रामनाथ कोविंद के रूप में, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की अनिश्चय वाली परंपरा जिसमें उन्होंने खुद फोन करके कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति थे उन्हें कह दिया था कि आप कैंडिडेट हो रहे हैं, वो रात में उनके घर पे लड्डू बट रहे थे और अगले दिन से कलाम साहब का नाम चलना शुरू हो गया था। तो क्या इस तरह रोलबैक वाली छवि नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं या सरप्राइज देते हुए दिख सकते हैं? देखिए अभिषेक जी, जो आप रोलबैक वाली छवि बोलते हैं या ताकत की छवि बोलते हैं, जो इंदिरा गांधी का जिक्र हुआ, ये छवियां तब बनती है जब आपके पास समर्थन होता है, आपके पास वो आंकड़ा होता है। जब आपके पास आंकड़ा नहीं होता तो आप सर्वसम्मति से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास आंकड़ा नहीं। अब्दुल कलाम जी का नाम भी सर्वसम्मति से इसीलिए आया था क्योंकि आंकड़ा नहीं था उनके पास। तो जब आंकड़ा नहीं है तो सर्वसम्मति। इस बार एनडीए के पास वो आंकड़ा है, उन्हें तकलीफ आंकड़े की नहीं है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जो आपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बताया था, कई जगह जैसा झैल सिंह को जब बनाया गया था उन राष्ट्रपति, तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि मैडम मुझे घर बिठाना चाहती है। राष्ट्रपति बनाना मतलब सक्रिय राजनीति से दूर हटना, ये बात हो जाती है। अशोक वानखेड़े जी, उनका एक चर्चित स्टेटमेंट था उस वक्त कि मैडम आस्क्ड टू स्वीप माय फ्लोर, आई एम रेडी टू डू सो। हाँ, बट शी वांट मी टू बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स। जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया था तो प्रणब जी भी कोई ज्यादा खुश नहीं थे राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन बन गए। लेकिन प्रणब जी के टाइम पे ही वो ट्रांजिट पीरियड था जब यूपीए का दिया हुआ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसा हार्डकोर कांग्रेसी राष्ट्रपति बनता है और फिर एनडीए की सरकार बनती है। तो प्रणब मुखर्जी की जो नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति, उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी को मिला और प्रणब जी के और नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध रहे जी आखिर तक। तो ये राष्ट्रपति पद पे कौन बैठता है, कैसा बिठाया जाता है, समीकरण वो बदतमीज होता है कि वो सबमिसिव होता है, ये सारी बात आपको तब पता पड़ती है। संबंध रिलायंस वाले तो नहीं थे? नहीं, संबंध रिलायंस वाले भी नहीं थे। रिलायंस की तो तब हालत इतनी बुरी थी कि याद कीजिए, मुकेश अंबानी को चाइना के डेलीगेशन में बुलाकर, दिल्ली बुलाकर, दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे डेलीगेशन के साथ और रात को ड्रॉप किया जी। यह हालत हो गई थी। कोकिलाबेन हॉस्पिटल का उद्घाटन करीब करीब 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था क्योंकि पीएम ने टाइम नहीं दिया था, क्योंकि तब रिलायंस ने नाम आगे किया था कि इस आदमी को, फला फला आदमी को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाएंगे। तो उसको बहुत बुरी तरह से दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस नहीं है कि आप नाम दोगे और वो पेट्रोल का मंत्री बनेगा। यहाँ मंत्री मैं बनाऊंगा, मेरा आदमी मंत्री होगा, पार्टी का आदमी मंत्री होगा। आपको क्या काम है आप बताइएगा, उस हिसाब से बात होगी। उस पर अनबन हो गई थी। तो वो कहने के लिए कहते हैं रिलायंस नहीं था। रिलायंस क्या करेगा? जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया था तब एनडीए तो सत्ता में नहीं थी, तो रिलायंस का क्यों सुनेंगे वो? ये उनको कहीं ना कहीं धीरे से अब रिटायर करने के मोड में, और रिटायरमेंट का एक राष्ट्रपति का पद ऐसा है, यदि जो सत्ता पक्ष में होता है, यदि उसके पास बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी है तो राष्ट्रपति फिर रबर स्टैंप और ये बिना किसी काम का हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ रहता नहीं बोलने जी। आपने कोविंद जी को कहा कि कोविंद जी बहुत मेधावी है, कोविंद जी वकील भी रह चुके हैं और कोविंद जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है, पीएमओ में भी रह चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। लेकिन आप पूरे उनका 6 साल का कार्यकाल देखिए, क्या स्टेटमेंट, कहीं कुछ फोटो तक नहीं छपती थी उनकी, क्योंकि उनको पता था कि अभी भाई अपन सिर्फ मर्सी पे है किसी पे। राष्ट्रपति तब आवाज करते हैं जब वो किसी के मर्सी पे, उनको मालूम है कि इम्पीचमेंट करना मुश्किल है।
तो हमने पहले पहले आजादी के बाद जो कार्यकाल रहा वहां बहुत ही मेधावी लोग राष्ट्रपति पद के लिए लाए जाते थे कि जो उसके बाद में जब इंदिरा गांधी जी का वो नीलम संजीव रेड्डी वाला जो एपिसोड हुआ वीवी गिरी का जी उसके बाद तो फिर जितने भी राष्ट्रपति बने बाय एंड लार्ज जब जब इंदिरा गांधी के समय बने वो सब रबर स्टैंप ही थे। फिर बीच में जब 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 मिली जुली सरकारें आई आपने कहा कि अटल जी, लेकिन अटल जी के पास इतना जनमत नहीं था कि वो अपने बलबूते पे राष्ट्रपति बना के लाए, लेकिन जब यानी रात को उन्होंने बोला तो वो यू टर्न वाले आदमी नहीं थे, वो फिर बनवा देते। नहीं हो पाया मेजोरिटी जमा, फ्लोर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ये फ्लोर मैनेजमेंट सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा का नहीं है, पूरे देश का फ्लोर मैनेजमेंट जी, सारे विधानसभाओं का फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ता है। पिछली बार करीब करीब 65% से ज्यादा वोट मिले थे कोविंद साहब को। इस बार बीजेपी की ताकत लोकसभा में ज्यादा है पिछली बार से। यदि उत्तर प्रदेश में थोड़ी विधानसभा की थोड़ी सीटें कम हो गई तो बाकी जगह तो उन्होंने गेन किया ही है। तो बीजेपी की इलेक्ट्रोल यदि मूल्य यदि देखे जाए मतों के तो वो कम नहीं हुए। और जो मेरी जानकारी है, जो मेरी आज भी मैं आपको बता देता हूँ मूल्य कम कैसे है। 163 विधायक हुआ करते थे राजस्थान में 2017 में भाजपा के, 165-70 विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में भाजपा के, उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा विधायक थे उनके पास, बिहार में नीतीश कुमार का साथ मिल गया था। और आज स्थिति है कि बंगाल के विधायक किसके कहने पे, ममता बनर्जी के कहने पे वोट देंगे या किसके कहने पे, कोई नहीं जानता भाजपा विधायकों के बारे में, क्योंकि इसमें पार्टी व्हिप नहीं चलता है, पार्टी व्हिप का कोई प्रावधान नहीं है। अभिषेक आप ये देखिए, बंगाल में विधायक जिनको जाना था वो चले गए, जो बीजेपी के साथ है वो डट के है, वो क्रॉस वोटिंग नहीं होगा वहां पे क्रॉस वोटिंग। मुझे तो ये पता नहीं कि अभी चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, ये भी देखने हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में वोट कम हो गया, मध्य प्रदेश में बाद में 22-23 लोग ज्वाइंट हो गए। राजस्थान में भी इतना बुरा कटाव नहीं है ना, मध्य प्रदेश जितना बीजेपी ने खोया है चुनाव में उससे ज्यादा राज्य गेन भी तो कहे। आसाम में भी तो बढ़ गया है मत प्रतिशत, बंगाल में मत प्रतिशत बढ़ा है, महाराष्ट्र में उनके विधायक बढ़े हैं, और लोकसभा में सबसे ज्यादा है जो विधायक बढ़े और सांसद बढ़े हैं। राज्यसभा में भी पिछली बार से ज्यादा लोग हैं उनके पास। और ये जो 16 का अब चुनाव होगा उसमें यदि गोटियां फिट बनेगी तो उनका फिर 101 से ज्यादा हो जाएंगे लोग, तो इलेक्टोरल वैल्यू उनके पास ज्यादा है। इसके बावजूद वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो जो मेरी बातचीत है, जो मुझे समझ में आ गया, आज ही मैंने ओडिशा में बात की है। ओडिशा में बीजेडी के साथ ऑलरेडी उनकी बात हो चुकी है, और खासकर हमारे जो रेलवे मंत्री है वर्तमान में वैष्णव साहब, ये ब्रिज का काम कर रहे हैं। वहां धर्मेंद्र प्रधान जो पहले हुआ करते थे उनका अब रोल खत्म हो गया वहां पे। अब सीधा पांड्यान, वो जो सरकार चला रहा है, पार्टी चला रहा है वहां पे, वो और वैष्णव साहब सीधे एक दूसरे से, बहुत पुराने मित्र भी है, एक दूसरे से बात करते हैं। जगन रेड्डी की यहाँ भी बात हो चुकी है। ये एक्स्ट्रा कॉशियस सिर्फ इसलिए हो गए कि रिस्क नहीं लेना चाहते। अब रही उम्मीदवार की बात, तो उम्मीदवार की बात पिछला उम्मीदवार संघ का नहीं, ये कोविंद के लिए संघ ने बोला था ऐसा नहीं मानता, नहीं बोला था, या कोविंद संघ का आदमी नहीं था। संघ से एंडोर्समेंट होने के बाद ही कोविंद का नाम आगे आया था। पहला नाम तो यदि मोदी जी की दिल की इच्छा होती तो वो सुमित्रा महाजन को ही बनाते। मैं आज बिल्कुल रिकॉर्ड पे ये कह सकता हूं कि चुनाव फॉर्म भरने के 4 दिन पहले सेशन नहीं था, ताई इंदौर थी, ताई को बुलाया गया दिल्ली और बताया गया कि आप तैयार रहिए। और 4 दिन जाने के बाद जब ताई जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ इंदौर वापस। मैंने बोला क्या हुआ? बोला नहीं कोई और हो रहा है, अभी मना हुआ है, क्योंकि वो ब्राह्मण थी, उन्हें एक दलित चाहिए था। अब आप पूरा यदि सेटअप देखें, जो पहले दिन से आज तक, जो 1947 से लेकर आज तक एक भी ट्राइबल अभी तक बना नहीं है। गुजरात में चुनाव है, गुजरात में ट्राइबल बेल्ट बहुत ज्यादा हावी है और वो हमेशा बीजेपी के लिए तकलीफदायक हो रहा है जी। ट्राइबल का जो गुजरात का बेल्ट है वो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मार करता है एडजॉइनिंग। ट्राइबल का एक वोट परसेंटेज महाराष्ट्र में भी है, ओडिशा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो किसी महिला ट्राइबल का जो चर्चा हो रही है दबी जुबान पे, अनुसुईया उइके की बात कर रहे हैं। अनुसुईया उइके भी हो सकती है, क्योंकि अनुसुईया उइके और कोविंद में कोई फर्क नहीं है जहां तक बिहेवियर का है। पूरे अगले 6 साल बाद यदि अनुसुईया जी हो गई तो आपको उनका नाम भी और फोटो भी नहीं दिखेगा अखबार में जी।
सिवाय लेकिन अब 26 हम लोगों जनवरी ने को अगर और नाम ले 14 दिया है तो ये मान के चलिए कि फिर ये नाम नहीं आने वाला है। नाम तो जेब से, फिर हम लोगों ने इस चर्चा में नाम ले लिया है तो ये मान के चलिए कि फिर नाम कोई नया ही निकलेगा। नया ही निकलेगा। तो ये कई चले हैं। आनंदीबेन पटेल के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फिर गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती और राष्ट्रपति गुजराती। कोविंद साहब यूपी वाले थे, प्रधानमंत्री ने चुनाव भले ही यूपी से लड़ा हो लेकिन है वो गुजराती, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते। अर्जुन सिंह ने दिल्ली से भी चुनाव लड़ा था लेकिन दिल्ली वाले कभी नहीं हुए, वो मध्य प्रदेश के ही कहलाए। तो वो तीनों गुजराती नहीं हो सकते, इसलिए वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होगा। जी अशोक वानखेड़े जी, राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन नहीं होगा, कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चीज को तो मानता हूं कि चुनाव तो होगा चाहे प्रतीकात्मक ही हो। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा ये भी लगभग तय है, लेकिन क्या सारी बातें तय है, सारी बातें तय है। नरेंद्र मोदी का जीतना तय होता है लेकिन कोई तो चुनाव लड़ता है। मैं राजेश भाई की इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। लोकतंत्र को यदि जिंदा रखना है तो चुनाव में हार जीत से ज्यादा चुनाव लड़ने का जो रोल है वो बहुत बड़ा होता है। अब ये बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, थर्ड फ्रंट, यूपीए, ये सब कैसा करते हैं। कांग्रेस किसी रीजनल पार्टी को बोलती है कि आप अपना आदमी दो, या कोई लिटरेरी फिगर या कोई समाज सेवी को आगे करते हैं, एक सिंबॉलिक हो जाती, जैसे पिछली बार गांधी को कर दिया था। तो ये कोई ना कोई तो होगा, ये निर्विरोध तो होगा नहीं। लेकिन ये बात भी तय है कि नरेंद्र मोदी के तर्कस से ऐसा ही कोई नाम आएगा, और जो नाम आएगा वो हार्डकोर बीजेपी वाला होगा। उसमें कोई कांग्रेसी असंतुष्ट वगैरह की रिस्क नहीं लेता, क्योंकि 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का जो रोल होगा वो एक अहम होगा सरकार बनने में। ऐसे में बिल्कुल वो अपने हार्डकोर सपोर्टर को ही, मतलब जो उनके पूरे कब्जे में है उसी को लाएंगे, और नॉन आइडेंटिकल नाम होंगे। हमने देखा स्पीकर पद के लिए जिस आदमी का नाम लाया किसी ने नाम भी नहीं सोचा था, राष्ट्रपति का नाम जो लाया किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, इसमें एक जातीय समीकरण जरूर संघ और बीजेपी दोनों मिलकर करेंगे। जातीय समीकरण इसलिए क्योंकि आने वाले चुनाव में जिस हिसाब से ओबीसी बैकवर्ड को लगातार आपके पल्ले में पाले में लाने का प्रयास बीजेपी करती आ रही है, सोशल इंजीनियरिंग, एक नए टाइप का सोशल इंजीनियरिंग हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे, क्योंकि हमेशा बीजेपी ये बनियों की और सवर्णों की पार्टी मानी गई है। यदि लगातार ओबीसी और बैकवर्ड और लोग उनको समर्थन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको लाएंगे। हाँ, दलित बैक टू बैक दलित नहीं हो सकता, गुजरात से कोई हो नहीं सकता, ये मोटे मोटे तौर पे दिखाई देता है। अब बाकी बचे हुए में से कौन होगा, जो नाम आएगा तो शायद जब नाम आएगा तो हम सब नेट पे ढूंढते रहेंगे, एक दूसरे को फोन करके पूछते रहेंगे कि भाई ये है कौन, ये कहाँ का है, इसका जरा बैकग्राउंड क्या है, यही होगा। और मुझे लगता है कि कई नामों के लेके हमारे इंदौरी जितने भी मित्र है वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं कि भाई इस बार तो ताई का नंबर लगने ही वाला है। तो ताई गवर्नर ही नहीं बन पाई तो राष्ट्रपति बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ऐसे नाम तो कई लोग चला रहे हैं। लेकिन मैं राजेश भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति से ज्यादा अहम बात उपराष्ट्रपति की होगी। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा चलानी होती है और आपको वो आदमी चाहिए। जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया था तब उनका जब नाम चर्चा में आया था तो उन्होंने कहा था कि आई एम ओनली उमापति, आई एम हैप्पी विद उमा, अपने पत्नी का नाम लिया था उन्होंने, आई डोंट वांट टू बी एनी उपराष्ट्रपति। तो लेकिन उनको वहां कर दिया, तो वो भी समझ गए थे कि वो उनको निकालने का एक तरीका है, उनको डंप कर दिया वहां पे जी। और उसके बाद अब वो रिटायरमेंट होने के बाद उनको घर भेजा जाएगा। यार दूसरा टर्म दे। हाँ, उनसे नरेंद्र मोदी को दिक्कत क्या है कि राष्ट्रपति के तौर पर उनका एलिवेशन नहीं हो सकता? क्यों? वो आज भी उनको अपने कैंप में थोड़ी मानते। वेंकैया जी को अभी भी वो अडवाणी वाले मानते हैं। बिल्कुल, वेंकैया जी पूर्ण रूप से लॉयल्टी नहीं दिखा पाए। मैं बताता हूँ इसके पर्दे के पीछे की एक कहानी ये है। और एक बात और भी है, एक सेकंड लूंगा राजेश भाई, कि वेंकैया जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थे तब ऐसे कई फाइलें क्लियर हो गई थी कि जो कमलनाथ की भी हिम्मत नहीं थी क्लियर करने की, और उसमें बहुत ज्यादा मोटा पैसा, मतलब जो चर्चा है मोटा पैसा ट्रांसफर हुआ, उससे प्रधानमंत्री बहुत आहत हुए, उन्होंने बुला के हड़काया। और आपको याद होगा वेंकैया जी मंत्री होते हुए भी राज्यसभा सीट जो वेंकैया की थी और रात को 12 बजे क्लियर की थी।
उसके पहले सारे दुनिया के राज्यसभा क्लियर हो गई, बस वेंकैया जी की राज्यसभा नहीं, वेंकैया जी ने खटिया पकड़ ली थी, बीपी शुगर सब शूट हो गया था, बीमार पड़ गए थे। फिर रात को 12 बजे अंतिम एक सीट क्लियर हुई, उसमें लिखा है कि वेंकैया जी लड़ेंगे जी। तो ये वेंकैया जी कभी उनके फेवर में रहे नहीं और ये रिस्क लेंगे नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी किसी को भी, अभी जैसा गवर्नर पद, एलजी के पद पे भी उन्होंने सारे सब साइड को रख दिए। उन्होंने ऐसा एक रबर स्टैंप ला के रखा कि वो रोज सुबह यदि उन्होंने बोला कि आपको सुबह से खड़े होके ही बात करना है तो वो करेंगे और वो करना भी चाहिए हर, क्योंकि राजनीति में जो आदमी शीर्ष पर बैठा है वो किसी भी हालत में अपने से जरा भी स्मार्ट आदमी आगे नहीं आने देगा, क्योंकि वही उसकी कबर खोदता है। ये पुराणों से लेके आज तक हमने देखा है। तो मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी को राजनीति आती नहीं क्या? तो मोदी जी जो इंटेलिजेंट और थोड़े बहुत अपने आप को तेज समझते, उनका सबका खच्चीकरण कर रहे हैं पार्टी में, और ये हर जगह होता आ रहा है। अडवाणी जी ने भी जब पार्टी में थे तो अडवाणी जी ने अपना एक कुनबा सारा इकट्ठा किया था। अडवाणी जी के पास कौन जमीन का जुड़ा आदमी था? सारे राज्यसभा वाले थे। D4 कौन थे? इनकी क्या जमीन से कोई इनकी औकात थी जमीन पे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने की? लेकिन वही लोग राज कर रहे थे, वही कुनबा एक राज कर रहा था D4 पूरे बीजेपी पे। तो क्योंकि वेंकैया अडवाणी जी को कोई ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी नहीं चाहिए था जो उनको चैलेंज करे, और गलती से उन्होंने जिसको बेटा समझ के पाला तो उसने तो वो गलती उन्होंने की तो आज भुगत रहे हैं। तो ये नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या वेंकैया अडवाणी जी के पूरे एपिसोड से यदि मोदी जी शिक्षा नहीं लेंगे, ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसीलिए मोदी जी की आप देखिए हर चीज को हर औकात में रखते हैं। गडकरी जी को भी औकात में रखा है। सड़े हुए लोगों के पास 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट है, गडकरी को एक डिपार्टमेंट तक सीमित रखा है जी। तो औकात सबकी दिखा दी उन्होंने। बड़े बड़े लोगों को, दिग्गजों को हटा दिया, पूरे गुजरात में पूरी मंत्रिमंडल हटा दिया। किसने आवाज उठाई? आपको एक हुंकार तक आई? ये है उनका कंट्रोल। कभी-कभी धोखा हो कंट्रोल वाला आदमी आपको लगता है राष्ट्रपति पद ऐसा आदमी को देगा कि जो सरकार को ज्ञान दे कि तुम गलत कर रहे हो और सही कर रहे हो जी। कई बार धोखा भी हो जाने के बाद कमर में झुक के नमस्ते करे प्रधानमंत्री को, प्रोटोकॉल तोड़ के जी। जो पिछले राष्ट्रपति जो अभी जा रहे हैं वो लगातार ये करते आ रहे, कई फोटोग्राफ से जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कई बार धोखा भी हो जाता है लॉयल व्यक्ति के चुनाव में। सीताराम केसरी के चुनाव में नरसिम्हा राव से धोखा हुआ। मैंने यही कहा, वो नरेंद्र मोदी जी का इतिहास देख लीजिए। नरेंद्र मोदी पहले दिन से आज तक नरेंद्र मोदी ने धोखा नहीं खाया है, चाहे मुख्यमंत्री रहे, चाहे जनरल सेक्रेटरी रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे। अशोक वानखेड़े जी, आप धोखे की बात कर रहे हैं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। राजेश बादल जी के पास जाने के पहले आपको याद दिला दूं, शायद आप सेंट्रल हॉल में रहे होंगे। अरुण नेहरू ने उड़ीसा भवन में मिलकर जो खेल किया था जनता दल संसदीय दल के चुनाव में, वो हिंदुस्तान के इतिहास में धोखे का क्लाइमेक्स था। कहा जाता था चंद्रशेखर धोखा नहीं खा सकते, उनके साथ धोखा हुआ था। अरे नहीं, चंद्रशेखर ये राजनीतिज्ञ नहीं थे। चंद्रशेखर को मत कंपेयर करो आज के दिन में। चंद्रशेखर वो ठाकुर थे जिनको वाकई जिनके पर वो ठाकुर बना था। क्या आपको पता है कि चंद्रशेखर की सरकार, जब चंद्रशेखर इस्तीफा देने गए थे तो कांग्रेस पैर पकड़ रही थी कि आप इस्तीफा मत दीजिए, गलती हो गई हमसे। लेकिन उन्होंने कहा कि ना, ब्लैकमेल कर रहे हो क्या मुझे? हम धोखे की बात कर रहे हैं। वो अपना इस्तीफा देके अपना आत्मसम्मान बचाने वाले लोग नहीं है आज। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे थे ना, जो सेंट्रल हॉल में वीपी सिंह का जो चुनाव हुआ था। अरे वो क्या है, वो छोटा हो गया। या भजन लाल ने पूरी की पूरी पार्टी बदल दी थी, पूरी कैबिनेट ही कांग्रेस की हो गई रातों रात। आयाराम गयाराम का बात जो चली, तो विश्वासघात की बात छोड़ ही दीजिए जी। मैं वही कह रहा था कि नरेंद्र मोदी कई बार होता है ज्यादा लॉयल लोगों को चुनने की कोशिश में बड़े बड़े लोगों से धोखा होता है। नरेंद्र मोदी से मैंने यही कहा, आज तक नरेंद्र मोदी से धोखा नहीं हुआ, आज तक तो कम से कम। और वो हर कदम फूंक के पीते हैं, हर कदम। अशोक वानखेड़े जी, मैं आपको एक क्रिकेट की घटना बता दूं। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम चाहती थी डेसमंड हेंड्स जो वेस्ट इंडीज के थे वो कोच बने। अकेले 2005 में जो सौरभ गांगुली थे वो अकेले चाहते थे ग्रेग चैपल बने, और ग्रेग चैपल ने आते आते रॉयल बंगाल टाइगर का ही शिकार किया था। तो धोखा सबके साथ हो सकता है। मैं आपको फिर कहता हूं, आप क्रिकेट को राजनीति से मत तोलो। ऐसे ही अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं क्रिकेट के हजारों किस्से बता देता हूं आपको कि कैसी वहां विश्वासघात होता है। ये क्रिकेट नहीं है, ये राजनीति है।
और नरेंद्र मोदी 2014 से लेके आज भी अपनी पार्टी पे और सत्ता पे कस के पकड़ के बैठे हैं। वो कदम फूक फूक के पीते हैं, ब्यूरोक्रेट से लेके मंत्रालय तक। आज अमित शाह भी यदि उनको डरते हैं, ग्रांटेड नहीं ले पाते, यही कारण है कि अमित शाह भी जानते हैं कि ये कब ये आदमी शहीद कर देगा। अब वो नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य है एक बड़े नेता के पास, दिल्ली में तो मैं मेरे छांव से भी डरता हूं। जो आदमी अपने छांव से डरता होगा वो विश्वासघात उसका नहीं होता। हाँ, ये बात है कि जनता ने उठा के फेंक दिया, मेजोरिटी कम आ गई, तो ऐसे टाइम पे यदि कल शॉर्टेज पड़ गया 224 में, 230 पे आ गई बीजेपी, तो ये तमाम लोग फिर जोर जोर से दूसरा नेता मांगेंगे। वो विश्वासघात नहीं होगा क्योंकि वो आपके पास ताकत नहीं है, लेकिन ताकत होते हुए तो वो वही आदमी लाएंगे जो उनका रबर स्टैंप होगा, झुक के नमस्ते करेंगे।